आइए दोस्तों, आज हम सुनते हैं आकांक्षा पारे की लिखी हुई कहानी मणिकर्णिका। घूं घूं की आवाज के साथ पहियों ने धूल उड़ाई। सड़क किनारे खड़ी सारी लड़कियों की आंखें वहां टिक गईं। लड़की ने अपनी आंखें सिकोड़कर और गाड़ी को रफ्तार देने के लिए कलाइयों के सहारे हैंडल को कसकर उमेटा। मोटरसाइकिल पूरी रफ्तार के साथ दौड़ी और सामने रखे पटिए पर चढ़कर एक बड़े गड्ढे को छलांगती हुई उस पार निकल गई। लड़की जब लौटी तो उसने देखा सभी की निगाहों में तारीफ के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे, सिवाय उस नई लड़की के जो हाल ही में मोहल्ले में रहने आई है। लड़की ने हेलमेट उतारा और अपनी सहेलियों की ओर देखा। सब दौड़कर उसके पास चली आईं। मजा आया? लड़की ने गर्व के साथ सहेलियों से पूछा। मेरी बहन भी ऐसा कर लेती है। नई लड़की ने तारीफ के गुब्बारे में पिन चुभोने की कोशिश की। लड़की ने उसे घूरा तो उसने जल्दी से आगे जोड़ा। जब उसकी शादी ना हुई थी तब करती थी। लड़की खिलखिलाकर हंस दी। उसने दोबारा हेलमेट पहना तो उसकी सहेली ने रोक लिया। घर चलते हैं सुबह, देख तो काम पे जाने का टाइम हो गया है। लड़की ने लापरवाही से अपनी बाहों छुड़ाई और मोटरसाइकिल पर एड़ लगा दी। इस बार उसने गाड़ी को तेज रफ्तार में एक पहिए पर बहुत दूर चलाया। फिर उसने अगला पहिया जमीन पर टिकाया और अपने दोनों हाथ छोड़ दिए। उसने एक तरफ पैर करके मैदान के कई चक्कर लगाए। जब वो लौटी तो इस बार नई लड़की का मुंह खुला हुआ था। तेरी बहन ऐसा कर लेती थी? लड़की ने उसकी आंखों में आंखें डाली। शादी से पहले, और जोर से खिलखिलाकर हंस दी। लड़की अपना सा मुंह लेकर बहुत देर खड़ी रही। उसने मुंह में कुछ शब्द चुभलाए लेकिन बाहर नहीं निकाले। बाकी लड़कियों ने उसके कंधे पर सांत्वना का हाथ रखा और पलकें झपका दी। लड़की इस समूह में नई थी, फिर भी उसने आंखों में तैरते संदेश को तुरंत पकड़ लिया और समझ गई कि 100 बात से भली एक चुप होती है। उसने भले ही कह दिया था कि उसकी बहन भी गाड़ी चलाती है, पर यहाँ के कर्तव्य देखकर वो समझ गई थी कि स्कूटी चलाने और हीरो होंडा चलाने में उतना ही फर्क है जितना दाल भात में घी गिराकर खाने में और घी के बारे में सोचने में होता है। उसने कई दफे अपनी मालकिन के यहाँ दाल भात में घी खाया है, इसलिए वो उस स्वाद और स्वाद की कल्पना के अंतर को बखूबी समझ गई। अभी तो वो बस ये कल्पना करना चाहती थी कि वो भी ऐसी ही रफ्तार से गाड़ी चलाकर सबको चौंका दे। वो ये भी जानती थी सांप निकलने के बाद लकीर पीटने के बजाय अवसरों को सामने से पकड़ना चाहिए। 5 मिनट की टुच्ची सी बहस के कारण वो रफ्तार से गाड़ी चलाने के अपने सपने पर पानी नहीं फेर सकती थी। उसने अपने चेहरे पर बाकी लड़कियों के मुकाबले प्रशंसा के अतिरिक्त भाव लाए और अपनी आंखों में कौतूहल के लंबे धागे ले आई, जिसे कर्तव्य वाली लड़की, जिसका नाम शोभा था, ने तुरंत थाम लिया। आंखों ही आंखों में एक अनकहा समझौता हो गया। ये संदेश इतना बारीक तरंगों पर सवार होकर एक दूसरे तक पहुंचा कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। चारों लड़कियां मोटरसाइकिल पर जैसे तैसे लद गईं और चल पड़ी। मोहल्ला आने से पहले ही लड़कियां गाड़ी से उतरी और गलियों में ऐसे समा गईं जैसे हवा। सुबह का सूरज अलसाता हुआ सा पृथ्वी की सीढ़ी चढ़ रहा था। शोभा ने धीरे से गाड़ी को गली के मुहाने पर रखा और बिना आवाज किए उसे जंजीर से बांधकर पतली गली में गुम हो गई। लड़कियों के आते ही मकान घर में तब्दील हो गए। चूल्हे जल उठे, चाय की भाप उठने लगी, सौंधे छौंक से चौका गमक गया और नारंगी आंच पर रोटियां फूल गईं। हर घर से स्टील के डब्बों की टनटनाहट ऐसे उठी जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा के साजिंदे अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, लेकिन फिर भी सुरताल बेसुरा ना हुआ हो। डब्बों में रोटियां, सालन कैद होकर किसी की साइकिल तो किसी के हाथों की थैलियों में समा गए। थोड़ी देर पहले बाइक में किक लगाती, गियर बदलने की कोशिश करती, ताली पीटकर उत्साह से उछलती लड़कियों ने नई काया धर ली। ढीले शलवार, ऊंचे कुर्ते और बालों के जूड़े से लड़कियों का कद और ऊंचा हो गया। सुबह का बासीपन काजल खिंची आंखों के आगे दुबक गया। लापरवाह ढंग से हवा के संग अटखेलियां खाने वाले दुपट्टे करीने से छातियों पर सरक आए।
सब एक दूसरे को देखकर हंसी और जंजीर में बंधी मोटरसाइकिल के पास से यूं गुजर गईं जैसे उसे पहचानती ही ना हो। लड़कियां गलियों की भूल भुलैयों से निकलकर मेन रोड पर आ गईं। एक बार फिर उनका कायंत्रण हो गया। उनकी तनी हुई गर्दन फिर झुक गई और उनकी चाल से लापरवाही जाती रही। उनके भाव इतने संतुलित हो गए कि किसी की नजर उन पर पड़ती तो वे लड़कियां ना होकर चलते फिरते पुतले लगती। लड़कियां बस के इंतजार में खड़ी हो गईं। इस बस्ती से उस शहर तक का सफर उनके लिए रोज परेशानी लेकर आता है, लेकिन बाप के कर्ज और घर के खर्च के आगे ये परेशानियां उन्हें कुछ भी नहीं लगती। कोई फैक्ट्री में काम करती है तो कोई किसी के यहाँ आया है। सबकी अपनी दुनिया और अपनी जिंदगी, सबके अपने सपने और सबकी अपनी सच्चाइयां। धूप चढ़ती जा रही थी। सही वक्त पर काम पर ना पहुंचने की घबराहट का पसीना गर्मी के पसीने से ज्यादा तेजी से माथे पर चमकने लगा। शोभा ग्लानि में आ गई। आज उसने नई लड़की को अपना कर्तव्य दिखाने के लिए पूरे 10 मिनट सभी को देरी करा दी थी। अंदाजा था कि रोज वाली बस निकल गई है। अब अगली बस के इंतजार के सिवाय कुछ नहीं था, और अगर वो बस सीधी ना हुई तो सब लोग कम से कम आधा घंटा देर से अपने काम पर पहुंचेंगे। शोभा जानती है शीतल जिसके यहाँ बच्चे की देखभाल के लिए जाती है वे लोग बहुत सख्त हैं। ठीक 9:30 बजे दोनों मियाँ बीबी निकल जाते हैं। यदि 5 मिनट भी ऊपर हुआ तो बच्चे की माँ हाय तौबा मचा देती है। उसे सबसे ज्यादा फिक्र शीतल की ही है। वो ज्यादा बहस भी नहीं कर पाती। शोभा ने बातचीत को फिर सपने पर आकर टिका दिया। शीतल, तेरे को तनख्वाह कब मिलेगी? आज मिलेगी। 8 तारीख है ना आज? हाँ 8 ही है। शोभा ने तस्दीक की। मैंने इसलिए पूछा कि इस बार पेट्रोल के पैसे तेरे को देने हैं। हाँ याद है मेरे को। शीतल ने इतना कहकर मुंह उधर घुमा लिया जहां से बस आने की संभावना थी। मेरे को भी देर हो गई है आज, शोभा ने चिंता जताई, जबकि वो जानती है कि उसकी फैक्ट्री में 3 दिन देर से हाजिरी लगाई जा सकती है और यदि उसे देरी होती है तो ये उसका पहला दिन ही होगा। वैसे भी इन सब लोगों से पहले ही पहुंच जाएगी वो। जहां बस उतारेगी वहां से उसे फैक्ट्री मुश्किल से आधा किलोमीटर है। बस अभी भी नहीं आई थी और सूरज सिर पर चढ़कर नाच रहा था। पसीना लड़कियों के माथे पर सैकड़ों बिंदियों की तरह टिमटिमाने लगा। रूपा ने अपना दुपट्टा सिर पर रख लिया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगी। और थोड़ी देर बस नहीं आई तो सबका गाली खाना तय है। शीतल की आंखों की कोर भीगने लगी। वो बाकियों से हटकर खड़ी हो गई। शोभा का मन भर गया। शीतल के घर में वही अकेली कमाती है। भाई दिन भर मटर गश्ती करता है। 2 छोटी बहनें घर में रहती हैं। माँ खाट पर और पिता जेल में। अगर उसकी नौकरी चली गई तो इतना सोचते ही शोभा का दिल मुंह तक आ गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो शीतल को सांत्वना में कुछ कहे। उसने अपनी हथेलियों को बार बार रगड़ा। रूपाली थककर पास की चाय की टपरी की बेंच पर बैठ गई। चाय वाले ने उसे हसरत भरी नजर से देखा और तुम तो ठहरे परदेसी जोर जोर से गाने लगा। चाय वाला बदल बदल कर गाना गा रहा था और बीच बीच में रूपाली को कुछ न कुछ कह रहा था। रूपाली निरपेक्ष भाव से बैठी थी और कभी कभी चाय वाले को घूर कर देख लेती थी। नई लड़की निर्मला ने आंखों से इशारा किया जिसका अर्थ था वहां मत बैठ, यहां चली आ। रूपा ने निर्मला की अनदेखी की और वहीं टिकी रही। जब रूपाली उसके भद्दे तानों पर भी नहीं उठी तो शोभा ने टपरी की ओर लंबे डग बढ़ा दिए। निर्मला ने शोभा का रास्ता रोक लिया। शोभा ने उसे गुस्से में देखा तो शीतल गुस्से में आई और बोली, शोभा, सुबह से ही पहले ही बहुत नाटक हो चुका है। नाटक का क्या मतलब है? बस नहीं आई तो मैं क्या करूं? शोभा ने तमक कर बोला। मैंने बस का नाम लिया क्या? तू खुद से ही काय को बोल रही है? शीतल शायद पहली बार किसी बात का प्रतिवाद कर रही थी। तो तू नाटक क्यों बोल रही है? नाटक नहीं तो क्या है? जब तय है कि हम लोग 6 बजे तक लौट आएंगे तो तूने निर्मला को दिखाने के लिए काय को और गाड़ी चलाई, तभी तो देर हुई ना। शीतल शोभा की बहस बढ़ने लगी तो रूपाली खुद ही उठकर चली आई और जोर से बोली, तू खुद को मैरी काम समझती है क्या कि तूने एक मुक्का मारा और सब हार जाएंगे? रूपाली ने गुस्से से शीतल को डपटा। मैं काय को मैरी काम समझूं?
मैंने क्या किया जो तू मुझ पर चढ़ रही है? 2 घड़ी बैठने भी मत दे। सुबह से पेट में दर्द है। 4 दिन पहले महीना आ गया, पीठ और पैर टूट रहे हैं। पर तेरे को क्या? तू अपने आगे किसी को कुछ समझती है क्या? रूपाली बिफर गई। अब मैंने क्या किया? शोभा के हाथ में अचानक काल्पनिक सफेद झंडा आ गया। तू बमकती हुई क्यों आ रही थी उस तरफ? गाना गा रहा था तो गाने दे। तेरा क्या जाता है? बस आएगी तो चले जाएंगे। रोज कौन सा हम इतनी देर यहाँ खड़े रहते हैं? तो क्या ऐसे ही गुंडाई सहते रहें? नहीं मेरी मणिकर्णिका, तू जा और जाके अभी उसकी नाक तोड़ दे। फिर पुलिस आएगी, हम सबको ले जाएगी, हम में से कोई काम पे नहीं जा पाएगा और फिर अपन पुलिस के लफड़े झेलेंगे। अच्छा खुश? अब जा, उसको मार के आ जा। जा जा। रूपाली का चेहरा तमक गया। बाकी छोड़, ये बता मणिकर्णिका कौन हुई? निर्मला ने बात हल्की करने के गरज से रूपाली को छेड़ा। रूपाली ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से शोभा को घूरती रही। तुम सब ऐसे ही रहो, हमेशा दबे से। लड़की होने का अभिशाप भुगतो। तू खुद नहीं बोल सकती कि गाना क्यों गा रहे हो? बड़ी बनती है सिक्योरिटी ऑफिसर। मॉल में ऐसे सिक्योरिटी करती है, किसी को आंख तक दिखाना नहीं आता। शोभा जब कड़वी होती है तो बस होती ही चली जाती है। उसकी कड़वाहट में शब्द नीम की पत्ती हो जाते हैं, उसके तर्क अंगार। सब मिला जुलाकर तिलमिलाहट की पूरी रसद। उसके सहित 6 बहनों और 1 भाई का परिवार है। माँ घरों में खाना बनाने का काम करती है और पिता प्लम्बर है। वो सबसे बड़ी और उसके पीछे भाई की आस में 4 बहनें और। दादी कहती है वो अपनी पीठ पर इतनी बहनों को लाद लाई है, जैसे माँ बाप का इसमें कोई योगदान ही नहीं। भाई की पीठ पर भी 1 बहन है, पर उसमें भाई का कोई दोष नहीं है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कभी माल ना गई हो। मेकअप करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाथ में हाथ डाले जब मैडम लोग आती हैं तो पर्स खोलने में भी ना नुकर करती हैं। कोई कहती है हम आतंकवादी हैं क्या, कोई कहेगी इत्ते से बैग में क्या ले जाऊंगी। हर जगह दिखावे की सिक्योरिटी है। नीले रंग की वर्दी पहन भर लेने से क्या कोई सिक्योरिटी ऑफिसर हो जाता है? मॉल में आने वाले 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रखते हमारी। जैसे और चीजें सजावट के लिए होती है ना, वैसे ही बस हम भी हैं। तेरे को मालूम नहीं है क्या? रूपाली ने उसी तरह चिढ़कर कहा। इज्जत। शोभा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही बस आ गई कि कोलाहल में उसके शब्द दब गए। दूर से नीले रंग की बस ऐसे चली आ रही थी जैसे अगर एक्सीलेटर से पैर हटा तो चालान कट जाएगा। सड़क पर खड़े लोग तितर बितर हो गए। बस ने चीखते हुए ब्रेक लगाया और बस की हालत देखकर इंतजार में खड़े लोग सख्ते में आ गए। अंदर सवारियों और बकरियों में अंतर करना मुश्किल था। बाहर लोग फेविकॉल के विज्ञापन की तरह चिपके हुए थे। लड़कियों ने एक दूसरे का मुंह ताका। आसपास खड़ी सवारियां कुनमुनाई। ड्राइवर ने बस थोड़ी सी आगे बढ़ाकर जोर से ब्रेक मारा। बस के अंदर से संवेद चीख गूंजी। लटके लोग गरियाए भी, फिर भी जगह नहीं बनी। कुछ सेकंड बस ऐसे ही खड़ी रही तो ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर पैर देकर धूल उड़ा दी। शीतल की रुलाई फूट पड़ी और वो जार जार रोने लगी। टीवी पर रियलिटी शो जैसा कोई कार्यक्रम चल रहा था। गहरे मेकअप में बैठी जज किसी लड़की की कहानी सुनकर अपनी आंखों की कोर पर आने से पहले आंसू रुमाल से पोंछ रही थी। लड़की की बातें सुनकर शोभा ने सोचा इससे ज्यादा तो हम झेलते हैं, पर ऐसे टीवी पर आके बोल नहीं सकते ना। शोभा ने अनमने ढंग से स्क्रीन पर देखा और सब्जी काटने में व्यस्त हो गई। एक टेबल पर रखे गैस चूल्हे, मसालों के कुछ डब्बे और चंद बर्तन से वो जगह रसोई होने का बहान कराती थी। गैस चूल्हे पर चाय उबलकर काढ़ा हो रही थी। उसने बेमन से चाय छानी और खटिया पर लेटी दादी को पकड़ा दी। वो पलटी और एक चूल्हे पर तवा चढ़ाकर दूसरे बर्नर पर सब्जी बघारने की तैयारी करने लगी। हर दिन बैगन क्यों बनाती है? छोटे भाई की आवाज जैसे ही उसके कानों में पड़ी, उसका मन किया कि उसे कसकर एक लात जमा दे। तो दूसरी सब्जी ला दे, मैं वही बना दूंगी। ज्यादा अपने पैसे की ऐंठ मत दिखाया कर, समझी? मुंह तोड़ दूंगा तेरा। शोभा ने पूरी ताकत से भाई के चेहरे पर तमाचा मार दिया। भाई ने तेल की गर्म कढ़ाई में पास रखा पानी डाल दिया। तेल के छींटे शोभा के हाथ और मुंह पर पड़े। जलन से बचने के लिए वो पीछे हुई कि उसने फुर्ती से पतीली में रखा दूध जमीन पर गिराया और बाहर भाग गया। कच्ची सूखी जमीन धीरे धीरे दूध पीने लगी।
हाथ और मुंह से ज्यादा शोभा का दिल जल उठा। उसकी फैक्ट्री मैनेजर ने बताया था, फुल क्रीम दूध से खीर अच्छी बनती है। घर में शायद पहली बार एक साथ इतना दूध आया था। शोभा अपनी छोटी बहन खुशी को खीर का तोहफा देना चाहती थी। कल उसका जन्मदिन था। शोभा के आंसू सूखने से पहले जमीन का दूध सूख गया था। जमीन नमी की तृप्ति लिए थोड़े गहरे रंग की हो गई। मलाई के कुछ सफेद कतरे आड़ी तिरछी अल्पना की तरह सजे रह गए। घर में दादी और उसके सिवा बस हवा थी जो दरवाजे बजा रही थी। फिर भी दादी दरवाजे की तरफ मुंह कर जोर जोर से गालियां बकने लगी। फिर शोभा की तरफ मुंह करके उसी को चिल्लाने लगी कि उस आवारा लड़के के मुंह क्यों लगना। दादी ने भाई को खूब गालियां सुनाई। उसके दो कारण थे, माँ घर पर नहीं थी, माँ के सामने उनके लाडले को इतनी गालियां बकना आसान नहीं था। दूसरा, हफ्ते भर से खीर की संजोई हुई आस अभी अभी धूमिल हो गई थी। दादी जानती थी 1 लीटर दूध दोबारा तो नहीं आ सकता। शोभा ने टेबल पर सिमटे चौके का काम निपटाकर उसे दोबारा संवार दिया। खीर के सपने का अवशेष भी अब शेष नहीं था। तभी उसे बाहर से आवाज आई, शोभा, शोभा। शोभा ने आवाज सुनी तो उसका मन खिल गया। सामने शीतल खड़ी थी, सकुचाई सी। पूरे 1 हफ्ते बाद शीतल शोभा के घर आई थी। उस दिन के झगड़े के बाद दोनों में अबोला था। शीतल कहते हुए शोभा ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। पैसे देने आई थी तेरे को तनख्वाह मिली? शोभा ने सशंकित होकर पूछा। हाँ, उस दिन के पैसे भी नहीं काटे। काम छूट गया क्या? शीतल ने मुंह पर उंगली रख दी, क्योंकि अमूमन पूरे पैसे उसी हालत में मिलते थे जब काम से निकाल दिया जाता था। काम क्यों छूटेगा? बस उसी दिन नहीं गई थी। मैडम ने बहुत गुस्सा किया, उनको दफ्तर से छुट्टी करनी पड़ी। फिर जब मैंने बताया कि मोटरसाइकिल सीख रही हूं, इसी कारण उस दिन रोज वाली बस निकल गई। तेरा भी बताया कि तू सिखा रही है, तो खुश हो गई। बोली, अच्छे से मन लगाकर सीख लूंगी तो साहब की पुरानी फटफटी दे देंगी। क्या कह रही है तू? सच्ची? शोभा की आवाज बता रही है कि 1 लीटर दूध के अवसाद से वो बाहर आ गई है। इस बार पेट्रोल की मेरी बारी है, तो मैंने सोचा तेरे को रात में ही पैसे दे देती हूँ। तेरे को आपत तो नहीं ना इस महीने? नहीं ना, कोई परेशानी नहीं, बस तू रख ले। कल सुबह जल्दी चलेंगे ताकि ज्यादा चक्कर लगा सकें। पर कल क्या मुश्किल है? आज आयुष ने दूध गिरा दिया। मैंने बताया था ना, खुशी के जन्मदिन पर खीर बनाऊंगी, वही वाला। उससे लड़ाई हो गई है। मेरे को लगता है उसको पता है कि हम रोज सुबह उसकी मोटरसाइकिल चुपके से चलाते हैं। पता नहीं कल कोई बखेड़ा खड़ा ना कर दे। सुबह उठ तो जाएंगे, नहीं हो पाएगा तो तैयार होकर जल्दी काम पे चले जाएंगे। अपने मालिक लोग भी खुश हो जाएंगे। हाँ सही है, हिम्मत नहीं हारना। अब तक अपन चारों लड़की जैसे बाइक चलाना नहीं सीख जाते, चाहे कुछ हो जाए इसे बंद नहीं करना है। आश्वस्ति की मुस्कान दोनों के चेहरों पर आई। शीतल हेलमेट लगाए काली हीरो होंडा पर सवार होकर चली आई थी। गाड़ी स्टैंड पर लगाकर उसने अदा से हेलमेट उतारा, जैसे अभी अभी रफेल की उड़ान भरकर उतरी हो। पर्स से मोबाइल निकाल कर देखा, कुल 35 मिनट। उसकी मुस्कुराहट दोनों कानों तक पहुंच गई। रूपाली ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो आंखों ही आंखों में पूछा, क्या हुआ? शीतल ने मोबाइल की स्क्रीन उसके सामने चमका दी। धुंधलके में मोबाइल की रोशनी में रूपाली के दांत चमक उठे। अपनी गाड़ी के कितने मजे हैं ना? रूपाली ने थोड़े लड़े आते हुए कहा। शीतल ने हामी भरी। जो दूरी 55 मिनट या उससे ज्यादा समय में तय होती थी, आज 35 मिनट में पूरी हो गई थी, बिना किसी से रगड़ खाए हुए, बिना किसी को बार बार कहते हुए, भाई साहब ठीक से खड़े रहिए ना, बिना कंडक्टर के भद्दे गाने सुने हुए। दोनों चली आई थी, बस हवा की छुअन महसूस करते हुए। शीतल लौटते हुए रूपाली को उसके मॉल से लेती आई थी। रूपाली को इतनी जल्दी थी मोटरसाइकिल पर बैठने की कि उसने अपनी यूनिफॉर्म भी नहीं बदली थी। गहरी नीली पैंट और हल्की नीली कमीज को खोसे वो काले जूतों में टिप टॉप लग रही थी। 5-10 मिनट जब दोनों ने अपनी गाड़ी के फायदे पर एक दूसरे को निबंध सुना दिया तो चिंता शुरू हुई, इस काली घोड़ी को कहां बांधा जाए। घर पर बताया तो भाई द्वारा गाड़ी हथिया लेने की पूरी संभावना थी। तू कहां गाड़ी लेकर जाएगी से लेकर तेरे को मालकिन ने मोटरसाइकिल क्यों दी, फ्री में क्यों दी, कोई बात है?
तू तो बेवकूफ है, जरूर तेरे साहब की बुरी नजर है तुझ पर। इन जैसे हजारों सवालों के जवाब वो देते देते थक जाएगी, पर माँ और भाई के सवाल खत्म नहीं होंगे। शोभा की सलाह के बिना कुछ भी करना उसे खतरा लगा। कुछ हो गया तो बाद में शोभा कहेगी, पहले मेरे से पूछा था क्या। वैसे भी वो जितने अच्छे तरीके सुझा सकती है, कोई नहीं सुझा सकता। वो कहेगी कि घर में बता दो तो बता दिया जाएगा, वरना इसे कहीं ठिकाने से लगाया जाएगा, ताकि रोज सुबह वहीं से मोटरसाइकिल उठाकर काम पर पहुंचे और वापस आकर फिर उसी जगह टिका दिया जाए। बस एक मोटरसाइकिल और मिल जाए तो शोभा और निर्मला भी अपनी गाड़ी पर काम के लिए जा सकते हैं। चारों सहेलियां घर जाने से पहले यहीं बस स्टॉप पर मिलती हैं, फिर थोड़ी सी गप्पे मारकर घर चल देती हैं। ये बस स्टॉप उन लोगों का अपना अड्डा है। दोनों बस स्टॉप पर शोभा के आने का इंतजार करने लगी। रोज तो चारों 5-7 मिनट के अंतर पर पहुंच ही जाती हैं, लेकिन आज शीतल और रूपाली दोनों अपनी गाड़ी पर जल्दी पहुंच गई थी। शाम घिरने लगी तो पास की कलाली पर भीड़ का दबाव बढ़ गया। पकोड़े वाले, भूजा की रेहड़ी, मोमोज वाले, बस के यात्री, सब्जी के ठेले और पापड़ वालों का शोर बढ़ता जा रहा था। दोनों खड़ी खड़ी ऊबने लगी। हर आती हुई बस से उन्हें लगता कि अब शोभा और निर्मला उतरेंगी। दोनों निर्मला की बातें करने लगी। जब नई आई थी तो कैसी बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन अब ऐसे हो गई है जैसे पता नहीं बरसों से जान पहचान हो। शीतल ने उसे भी अपनी फैक्ट्री में लगवा लिया है। बिना माँ बाप की लड़की है, पर कोई दया दिखाए तो खाल उधेड़ देती है अपनी बातों से। चाचा चाची के यहाँ रहती है, लेकिन चाची को कभी मौका नहीं देती कि वो उसे एक बात कह सके। उसके बारे में मोहल्ले में प्रसिद्ध है कि उसे कभी किसी ने सोते हुए नहीं देखा। चाची सिलाई करती है और वो जाते हुए चाची के लिए पानी का लोटा तक पास में भरकर रख के जाती है। उसकी मेहनत पर बात करो तो वो हमेशा कहती है, काम सबको प्यारा, चाम किसी को नहीं। जब तक बड़ी बहन थी, दोनों दादी के पास रहती थी, लेकिन बड़ी बहन की शादी हो गई और दादी स्वर्ग चली गई तो वो चाचा के पास चली आई। दोनों अपनी बातों में लगी हुई थी कि एक बाइक तेजी से आई और पीछे बैठे लड़के ने रूपाली के नितंब पर जोर से हाथ दे मारा। रूपाली चिंकी। तब तक बाइक तेजी से आगे निकल गई। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। डर के खरगोश वहां दुबके हुए थे। आंखों से इशारा किया कि निकल चलते हैं। तभी बाइक वाले लड़के फिर पलट कर आ गए। लड़का रूपाली को आगे की तरफ हाथ मारता उससे पहले वो झुक गई। इस बार पता नहीं क्या हुआ, रूपाली ने अपनी लंबी टांगे हवा में लहराई और हेलमेट कस लिया। शीतल मजबूती से पिछली सीट पर बैठ गई और बाइक ने रफ्तार पकड़ ली। की आवाज के साथ बाइक पास गई तो शीतल ने पूरी ताकत से अपना झोला लड़के के मुंह पर दे मारा। झोले में रखे स्टील के टिफिन ने कमाल दिखाया और हेलमेट ना होने की वजह से लड़के के मुंह पर जोर से चोट लगी। लड़का लड़खड़ाया, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने मोटरसाइकिल को एक पैर पर घुमाया और लड़कियों की विपरीत दिशा में मुड़ गया। लड़का जैसे ही मुड़ा, उसे समझ आ गया कि उससे गलती हो गई है। नीली पीली बत्तियों से चमकती सड़क पर सुई रखने की भी जगह नहीं थी। उसने हड़बड़ाहट में गाड़ी खाली मैदान की ओर मोड़ ली, जहां हर मंगल को हाट लगा करता था। मैदान से निकलना इतना आसान नहीं था। खाली मैदान में धूल उड़ने लगी। शीतल ने खाली टपरे से एक बांस खींच लिया। रूपाली बाइक पर लड़के का पीछा करने लगी। बाइक पास गई तो शीतल ने कसकर पीछे बैठे लड़के को बांस से मारा। लड़का बाइक को जैसे ही लहराता, रूपाली उसी संतुलन से अपनी बाइक को लहरा देती। बाइक के शोर से भी भीड़ इकट्ठा हो गई। कभी झोले तो कभी डंडे से शीतल सही समय पर मार लगा रही थी। रूपाली इतनी कुशलता से बाइक संभाली थी कि दोनों लड़के उनकी हिम्मत देखकर ही आधे पस्त हो गए। भीड़ ने गोल घेरा बनाकर एक मजबूत दीवार बना दी थी। इस दीवार के बीच चलती 2 मोटरसाइकिलें मौत के कुएं की याद दिला रही थी। पीछे बैठे लड़के के मुंह से खून निकल रहा था। इस बार रूपाली ने बाइक एक पैर पर घुमाई और सामने वाला पहिया हवा में उठा दिया। गुर्र की आवाज हुई और लड़कों ने बाइक रोक दी। रूपाली ने गाड़ी का अगला पहिया टिकाया और पिछले पहिए पर से गाड़ी 360 डिग्री पर घुमा दी। ठीक इसी वक्त खड़े हुए लड़कों पर शीतल ने बांस की चोट की। लड़के भरभरा कर जमीन पर गिर गए। रूपाली ने बाइक रोकी और सांस लेने लगी।
लड़के जमीन पर धूल में पड़े हुए थे। रूपाली ने जैसे ही हेलमेट उतारा, उसके बाल बिखर गए। उसके बाल देखते ही भीड़ में चुप्पी छा गई। रूपाली और शीतल ने गहरी सांस ली। सामने से शोभा और निर्मला चली आ रही थीं। दोनों के चेहरे पर थोड़ा हास्य, थोड़ी खुशी थी। शोभा ने आते ही पूछा, बाइक कहां से आई? तू कब से गलत सवाल पूछने लगी? तू तो ये पूछ हिम्मत कहां से आई? रूपाली ने शीतल की ओर देखते हुए हंसते हंसते कहा। दोनों के चेहरे पर पसीने से बाल चिपक गए थे। निर्मला ने रूपाली और शीतल के बालों को पीछे किया और दोनों को गले लगा लिया। रूपाली ने प्यार से निर्मला की ठोड़ी को छुआ और बोली, तू उस दिन पूछ रही थी ना मणिकर्णिका कौन थी? निर्मला ने उस दिन की बात याद कर हाँ में सिर हिलाया। झांसी की रानी का नाम था मणिकर्णिका, शादी से पहले का नाम। तो ये थी कहानी मणिकर्णिका। लेखिका थी आकांक्षा पारेख काशिव। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम फिर आएंगे ऐसे ही एक और कहानी लेकर। तब तक अपना खूब ध्यान रखें।